हम डिस्कस करेंगे एमआईबीजी स्कैन के बारे में। एमआईबीजी स्कैन जो रहता है एक न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेक्निक होता है, जो कि बेसिकली कैटेकोलामीन जो सीक्रेट करते हैं ट्यूमर जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा या पैरागैंग्लियोमा, उनके लिए यूज़ होता है या जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि इनसे मेटास्टैटिक डिज़ीज़ हो जाता है। तो एमआईबीजी में जो एमआईबीजी का फुल फॉर्म होता है वो होता है मेटा आइडो बेंजाइल ग्वानिडीन। अब बात करें तो एमआईबीजी का, तो एमआईबीजी जो होता है ये एक नॉरएपिनेफ्रिन एनालॉग होता है और इसको हम जब एमआईबीजी स्कैन करते हैं तो यूजुअली आयोडीन 123 से लेवल करते हैं, जब हमें सिर्फ डायग्नोसिस करना होता है क्योंकि 123 की हाफ लाइफ कितनी होती है 13 आवर्स। जबकि अगर हमें थेरेपेटिकली इसको यूज़ करना है तो आयोडीन 131 से लेवल करते हैं। अब ये होता क्या है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन एनालॉग होता है, तो जो एड्रेनर्जिक टिश्यूज़ होते हैं वो इसको ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर और उसको स्टोर कर लेते हैं न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में। फिर अब इससे होता क्या है कि जो एरिया जहाँ पे कैटेकोलामीन का स्टोरेज बढ़ गया है, वो जब हम इमेजिंग पे देखेंगे, तो उसपे हमें दिखेगा कि रेडियो ट्रेसर का वहाँ पे ज़्यादा अपटेक हुआ है। तो इससे क्या होगा? फंक्शनल लोकेलाइज़ेशन इसको बोलते हैं, तो फंक्शनली हम लोग उसको लोकेट कर सकते हैं। तो इंडिकेशन क्या होता है एमआईबीजी स्कैन का? पहला होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, दूसरा होता है पैरागैंग्लियोमा। फिर ये जो रहता है ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं। फिर तीसरा, अगर हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं मेटास्टैटिक डिज़ीज़ है या मल्टीफोकल डिज़ीज़ है तो ऐसे केसेस में करते हैं। फिर एमआईबीजी थेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं थेरानोस्टिक अप्रोच या थेरानोस्टिक यूज़। इसमें जो रहता है बेसिकली हम लोग न्यूक्लियर इमेजिंग जो रहता है, पहले इसमें आयोडीन 123 से लोकलाइज़ कर लेते हैं ट्यूमर को और फिर आयोडीन 123 की मदद से उसको फिर ट्रीट करते हैं। और फिर फाइनली अगर रिकरेंट फियोक्रोमोसाइटोमा है तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर करते कैसे हैं? तो जैसा कि एमआईबीजी स्कैन की खास बात क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म है मेटा आयोडो बेंजाइल गोनिडीन। तो आयोडो का मतलब क्या है? आयोडीन। अब इसमें आयोडीन है तो ये थायराइड अपटेक होता है। तो हमें स्कैन करने से पहले क्या करना होता है? थायराइड को ब्लॉक करना होता है। अब थायराइड को ब्लॉक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? लुगॉस आयोडीन। तो लुगॉस आयोडीन पहले बहुत कॉमनली यूज़ होता था। अब पोटेशियम परक्लोरेट अवेलेबल होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो लुगॉस आयोडीन या पोटेशियम परक्लोरेट क्या करेगा? ये जो फ्री आयोडीन अपटेक होता है उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा, हमें जो एबीसी ड्रग होती है, ए फॉर एंटी डिप्रेसेंट, बी फॉर बीटा ब्लॉकर जिसमें लेविटोलॉल होता है और सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जो एबीसी ड्रग होती हैं, इस टेस्ट को करने से पहले हमें उनको रोकना होता है, डिसकंटिन्यू करना होता है। तो ए फॉर एंटी डिप्रेसेंट, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, लेविटोलॉल एंड सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर उसके बाद हम लोग जो ट्रेसर होता है आयोडीन 123, उसको इंजेक्ट करते हैं। आयोडीन 123 इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें रेडिएशन कम होता है और इमेजिंग भी अच्छी होती है। फिर इमेजिंग जो रहता है इंजेक्शन के 1 दिन बाद करते हैं, यूजुअली 24 घंटे बाद करते हैं। अब लोगों को पास टाइम नहीं रहता है इसलिए 4 घंटे में भी कर सकते हैं, बट आइडियली देखा जाए तो 24 घंटे बाद इंजेक्शन के एमआईबीजी इंजेक्शन के बाद इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग 2 टेक्निक से कर सकते हैं। पहला होता है होल बॉडी प्लैनर स्कैन कर सकते हैं और दूसरा, इसमें क्या होता है कि हम लोगों को स्पेशल ओरिएंटेशन नहीं होता है, तो एनाटॉमिक इम्प्रूव करने के लिए हम लोग स्पेक्ट सीटी करते हैं। दोनों इमेज को एक साथ यूज़ करते हैं। फिर इस अब बात करें इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम एड्रिनल रीजन में देखेंगे, अगर वहाँ अपटेक बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या है? फियोक्रोमोसाइटोमा। और अगर इसका अपटेक एड्रिनल ग्लैंड के बाहर बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या है? पैरागैंग्लियोमा होगा या तो मेटास्टेसिस है। फिर अगर कोई लीजन जो है नोन है, हमें पता है कि ये ट्यूमर है, तो अगर उसमें कोई भी अपटेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो एक नॉन फंक्शनल ट्यूमर है या उसमें कोई चेंजेस आ गए, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ये होता है नॉरएपिनेफ्रिन एनालॉग होता है और ये यूजुअली एडिनर्जिक टिश्यू द्वारा लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर होता है इसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से वो लीजन जो है होते हुए भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक, ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो कैटेकोलामीन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद जब हम होल बॉडी करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि कहीं और
कोई मल्टीफोकल या मेटास्टैटिक डिजीज़ है कि नहीं है, तो एक बार में पता चल जाता है। और इसके साथ हम जब सीटी और एमआरआई यूज़ करते हैं, तो सीटी और एमआरआई में हमें एनाटॉमी पता चलती है और इससे हमें फिजियोलॉजी या फंक्शन पता चलता है। तो ये एक तरीके का दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक-दूसरे को। इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये होता है कि अगर स्मॉल ट्यूमर है, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, और ऐसे केस में अगर हम एमआईबीजी स्कैन कर रहे हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी घट जाती है। अब सेंसिटिविटी घटने की वजह से क्या होता है, माइक्रो लीजन मिस हो जाते हैं। फिर दूसरा, जो पेशेंट होता है, हमने पढ़ा कि पेशेंट को प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको थायरॉइड ब्लॉक देना पड़ता है, क्योंकि जो ये इसमें आयोडीन होता है और थायरॉइड उसका अपटेक कर लेता है। फिर एबीसी ड्रग को स्टॉप करना पड़ता है। फिर तीसरा जो रहता है, इसमें या तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं या फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट क्यों आते हैं? कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनमें म्यूटेशन हो जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बी। तो एसडीएच बी म्यूटेशन जो हो जाता है, उसमें एमआईबीजी का अपटेक नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में ट्यूमर होते हुए भी वो पकड़ नहीं पाता है, इसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। और कई बार बॉडी में ट्यूमर नहीं होता है और वो ट्यूमर बताता है, वो होता है इन्फ्लेमेशन के केस में या ब्राउन फैट के। तो ये जो इसके दो ड्रॉबैक हैं। अब अगर अलग दूसरे इमेजिंग हैं जो उनसे बात करें, तो पहला होता है एफडीजी पेट। एफडीजी पेट में क्या होता है, हम लोग जो यूज करते हैं ट्रेसर, वो होता है 18 फ्लोराइड फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। तो 18 फ्लोराइड फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज क्या होता है, एक तरह का ग्लूकोज है, तो जो कैंसर सेल्स हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे वहां पे इनका अपटेक बढ़ता है। तो हमने पढ़ा था कि जो एमआईबीजी स्कैन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एसडीएच बी म्यूटेशन में डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज करते हैं, एफडीजी पेट। उसमें ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर रहता है। दूसरा, अब अगर ट्यूमर हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा तो क्या होगा, हाई ग्रेड होगा, और हाई ग्रेड होगा तो ऐसे केस में ग्लूकोज का अपटेक ज्यादा होगा, तो एफडीजी पेट पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डोटाटे स्कैन का, डोटाटे स्कैन जो रहता है 68 गैलियम डोटाटे सोमेटोस्टैटिन एनालॉग होता है, और ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सोमेटोस्टैटिन रिसेप्टर होते हैं। दूसरा, पैरागैंग्लियोमा का। तीसरा, हम एक डोपा एनालॉग यूज करते हैं जिसको 18F डोपा बोलते हैं। तो ये बेसिकली 18F डोपा जो है, हम लोग कब यूज करेंगे, हेड एंड नेक ट्यूमर के केस में, क्योंकि जो हेड एंड नेक के ट्यूमर होते हैं उनमें क्या होता है, डोपा मीन ज्यादा निकलता है, तो ये हेड एंड नेक ट्यूमर में करते हैं। दूसरा, इसको जल्दी ट्यूमर डिटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जो एमआईबीजी है, एमआईबीजी की मदद से हम थेरेपेटिक भी यूज कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, 131 एमआईबीजी। तो इसमें यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को 123 एमआईबीजी से लोकलाइज करते हैं ट्यूमर, और उसके बाद फिर 131 एमआईबीजी देते हैं। और ये कब देते हैं, जब ट्यूमर जो है इनऑपरेबल रहता है या मेटास्टैटिक है। फिर इसके लिए हमेशा क्या ध्यान देना चाहिए कि पॉजिटिव एमआईबीजी अपटेक हो रहा है कि नहीं। इसलिए स्ट्रेट अवे 131 हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले 123 आयोडीन देते हैं, और इसी को बोलते हैं थेरानोस्टिक एप्लीकेशन। तो इससे होता क्या है कि जो सिम्टम होता है वो कंट्रोल हो जाता है और ट्यूमर जो होता है श्रिंक हो जाता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक पेशेंट है जिसमें लेफ्ट एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा है एमआरआई पे। फिर एमआईबीजी स्कैन में देखा कि कोई भी अपटेक नहीं है। तो अब हमें लग रहा है क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, एफडीजी पेट। तो एफडीजी पेट से पता चल जाता है कि वो एग्रेसिव है कि नहीं है, और इससे हम उसका सर्जरी प्लान कर सकते हैं।